सभी, मैं तो ये कहूँगी, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं और सभी के पास बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए है। मैं पिछले 4 महीने से अपनी फैक्ट फाइंडिंग ग्रुप के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं से बात कर रही हूँ। हम ये फैक्ट फाइंडिंग अभी लगभग 10 दिन पहले हमने निकाली भी है, पब्लिक डोमेन में है, मैं शेयर भी करूँगी यहाँ। मैं बहुत एक जिम्मेदारी से ये कह सकती हूँ कि जो वायलेंस अगस्त के बाद हुई थी और जो वायलेंस आज चल रही है उसमें भी बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ जो मेरी उनसे बात हुई है, उसके बेसिस पे आपको भी ध्यान आएगा। एंड बिलीव मी, ये वो लोग नहीं हैं जो केवल गरीब हैं, केवल ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं या पेरिफेरल सेक्शंस में हैं। ये लोग वो भी हैं जिनके अच्छे बिजनेसेस हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आर्मी में रहे हैं, ये पुलिस में रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों से हमारी बात हुई और बहुत से व्यूज सामने आए हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। मैं पहले इनसे बात करती थी और फिर रिपोर्ट पढ़ती थी तो ध्यान आता था कि जो ये ग्राउंड से बोल रहे हैं वही न्यूज़पेपर्स में अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आ रहा है। तो मैं आज ध्यान में आ रहा था कि अगर उन पर जजिया लग रहा है तो 4 दिन के बाद न्यूज़ में आ रहा था कि हाँ जजिया लग रहा है। मैं शुरू करती हूँ। हमने बात शुरू की लगभग अक्टूबर, जैसे ही अगस्त में शेख हसीना का तख्ता पलटा, वो हम सब जानते हैं किस प्रकार से क्या हुआ। हमने बात शुरू की वहां बांग्लादेशी हिंदूज के साथ। प्रोतोय बर्मन, डिस्ट्रिक्ट लाल मोनेरहाट, लड़की है, 12वीं क्लास पास की है। उसके हाथ में रॉड थी। जब हमने बात की उसने बताया, दीदी रात हो चुकी है, मेरे हाथ में रॉड है, जल्दी बात करो, मुझे बाहर पहरेदारी के लिए जाना है। ये अगस्त की बात है। इनका पहरेदारी किस चीज की? कहते हैं दीदी यहाँ पर 40-50 जमात के लोगों ने हमारे घर के आसपास पूरे मोहल्ले में अटैक कर दिया था। दादू फ्रीडम फाइटर थे इसलिए उनको छोड़ दिया। हमने बहुत सारा पैसा दिया। उनके हाथ में लोहे की रॉड थी, उनके हाथ में डंडे थे, उनके हाथ में वो कटारी थी। हमसे पैसा मांगा गया, दादू ने सारा पैसा दे दिया। उन्होंने हम पर अटैक नहीं किया, लेकिन साथ वाला घर पैसा नहीं दे पाया, उन पर अटैक किया, उनका घर जला दिया। अब रात भर हम लोग 40-50 लोग यहाँ पहरेदारी करते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, आदमी भी और औरतें भी, बच्चे भी और बूढ़े भी, कि दोबारा कोई ना आ जाए। हमारे हाथ में डंडे होते हैं, रॉड्स होती हैं, खुद को बचाना है ना दीदी। मैंने उनसे कहा कि कौन लोग थे, ये बाहर से आए थे क्या? फिर बाहर वाले क्या होते हैं? 30-30 साल से यहीं पर इस घर में रह रहे हैं, हमारे माता पिताजी के साथ इस मोहल्ले में रह रहे हैं, अपने ही लोग हैं, पड़ोसी हैं, और कुछ बाहर से भी आ जाते हैं। और बाहर के लोग कौन है? जमात के लोग हैं दीदी। तब जमात का वर्ड हम लोगों ने बांग्लादेशी कॉन्टेक्स्ट में सुना। उसके बाद हमारी बात हुई उत्तम कुमार मंडल से, डिस्ट्रिक्ट खुलना में है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और जमात इस्लामी और बीएनपी ने उनके क्लिनिक पर अटैक कर दिया, क्लिनिक को तोड़ दिया। पास में 2 दुर्गा मंदिर थे, उन मंदिरों में भी तोड़कर मूर्ति तोड़ दी, लूटपाट की। उनसे कहा गया है कि 1 लाख रुपया, 1 लाख टका दोगे तो ही वापस आ सकते हो, वरना आप वापस नहीं आ सकते, अपना क्लिनिक दोबारा चला नहीं सकते। ये वो डॉक्टर है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ फेथ सबकी मदद करता था। तीसरा, कुंतल बाबू अवामी लीग को सपोर्ट करते थे, डिस्ट्रिक्ट खुलना से एक्टिविस्ट थे। अवामी लीग को तो बख्शना नहीं है वहां पर, इस कारण से घर जला दिया,
घर के अंदर मंदिर था वो तोड़ दिया और अब वो भागे हुए हैं, वो घर वापस नहीं आ सकते। शिल्पी मंडल खुलना से 3 दिन का बच्चा उसकी गोद में था जब अटैक हुआ था। पति को उसने भगा दिया, अपना सारा सोना उन जमात इस्लामी और बीएनपी के लोगों को दे दिया। उन्होंने कहा हम वापस आएंगे और पैसा तैयार रखो। त्रिदीप मंडल वेटनरी सर्जन जो डॉक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट खुलना में है, 40-50 लोगों ने अटैक कर दिया। ही रैन फॉर हिज लाइफ। एडवोकेट्स को भी नहीं छोड़ा। एडवोकेट्स तो बाकियों की कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, बाकियों के केसेस लड़ते हैं, उनको जस्टिस न्याय दिलवाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। एडवोकेट मनिंदर पाल पीर गाचा से हैं, उनकी जमीन हड़प ली, मारा पीटा। उनकी 2 बेटियां हैं, 15 साल की और 10 साल की। उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की धमकी दी और ये कहा कि सरकार बदल गई है। लकी बचर वो भी एडवोकेट हैं, डिस्ट्रिक्ट खुलना से। मामा की मेडिकल शॉप है, जला दी, घर लूट दिया, गाय और बकरी वहां से ले गए। जो लड़का एक वीडियो बना रहा था दुकान जलने का, उस पे भी अटैक किया। ही हैड टू जंप इनटू द रिवर टू सेव हिज लाइफ। ये लेडी है लकी बच्चर, एडवोकेट है। इसने कहा दीदी मैं ढाका में रहती हूं और आपको मालूम है मामा के घर के साथ तो ऐसा किया, पर ढाका में हम शाका पौला नहीं पहन सकते। मैंने कहा शाका पौला क्या होता है? दीदी जैसे सब कलेवा बांधते हैं ना हाथ में आदमी, शाका पौला होता है लाल और सफेद रंग की हम चूड़ियां पहनते हैं जो शक्ति का प्रतीक होती हैं। ढाका में भी हम, शहर में भी हम नहीं पहन सकते। वहीं उसने कहा कि दीदी पाईगेचा में 5 लड़कियों को किडनैप किया गया, उनके साथ व्यभिचार किया गया। एक वापस आई है, 3 दिन से वो खड़ी नहीं हो पा रही है। उसने आगे कहा, लंबी बात हुई, कहते दीदी राहुल आनंद जो गायक हैं सबने अखबार में पढ़ा है उनके बारे में। उनके घर को लूट लिया गया, आग लगा दी गई, 3000 इंस्ट्रूमेंट्स थे खत्म कर दिए। दीदी वो तो बांग्लादेश में सबके बांग्लादेश के स्वाभिमान की बात करता था। ही वॉज द बांग्ला प्राइड। लिटन दास जो नेशनल क्रिकेट प्लेयर है वो भी शिकार हो गया इस लूटपाट का। ये सब सुन के मुझे धक्का सा लगा। मैंने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, ये कुछ समय की बात है। अगस्त सितंबर का ये समय था। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। तभी उनकी माँ फोन पर आई, हो सकता है मेरा फोन लाउड स्पीकर पे हो। उनकी माँ ने कहा किसको बोल रहे हो सब ठीक हो जाएगा? मुझे बोल रहे हो या इन छोटे बच्चों को बोल रहे हो सब ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा सब ठीक कब हुआ है? फिर मैं 80 साल की हूं, मैंने देखा है, मेरे पिताजियों ने देखा है, माताजी ने देखा है, दादा ने देखा है, 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे देखा है जो भारत की आजादी से 1 साल पहले था। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में हुआ, उसके आसपास हुआ, सुहारवर्दी और जिन्ना के कहने पे हुआ कि वी वांट अ डिवाइडेड इंडिया और वी वांट अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। कहते एक ही दिन में नोआखली में 50,000 हिंदुओं को मार दिया गया। डायरेक्ट एक्शन मीन्स व्हाट? टेक एन एक्शन देयर एंड देन। स्ट्रीट वायलेंस, जो मिलता है उसको खत्म करो, जो मिलता है उसके साथ दुर्व्यवहार करो, लूटो जलाओ कुछ करो। वी वांट दिस प्लेस विदाउट हिंदूज। कहते हैं गोपाल पाड़ा उस समय नहीं होते, कहते हैं आज हम लोग पाठा नहीं होते, गोपाल पाठा, आज हम बच्चे ना होते कलकत्ता भी जा चुका होता बांग्लादेश के अंदर। कहते हमने देखा है वो सब 1947 में कुछ ठीक नहीं हुआ। 2 महीने नोआखली में राइट्स चले, कुछ ठीक नहीं हुआ। कहते उसके बाद हम रात को बंगाल में सोए थे, हम भारत में रात को सोए थे, सुबह उठे तो वो ईस्ट पाकिस्तान बन चुका था।
कहते हमारी क्या गलती है, हम तो हिंदुस्तानी थे ना, कल भी थे और आज भी है। कहते हम तो हिंदुस्तान में सोए थे, सुबह उठे तो हम ईस्ट पाकिस्तान में जागे। कहते फिर दंगे हुए वहां पर। उसके बाद भारत जब विभाजन हुआ 1947 में, हम ईस्ट पाकिस्तान में जागे, तब ट्रीटी हुई ना दोनों देशों की, ईस्ट पाकिस्तान और भारत की, कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको सेफली रखा जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन हर देश में की जाएगी। इसलिए बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन भी आया, जिसने कहा बांग्लादेश इज अ सेक्युलर कंट्री। ये मुझे वो मां बता रही है, हम सोचते हैं हम ही पढ़े लिखे हैं, वो बता रही है कि बांग्लादेश में लिखा गया सेक्युलर कंट्री है। साथ में बाद में आया, उसमें जोड़ा गया 88 में कि ये इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन तब भी लिखा गया कि जो मुस्लिम्स को वहां पर बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट्स मिलेंगी, वही हिंदूज को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को, सबको मिलेंगे। ये लिखा गया। यदि लिखने से क्या होता है। 1971 आया, जिसको आप हिंदुस्तान में सेलिब्रेट करते हो ना, इंडियन विक्ट्री इन द सब कॉन्टिनेंट। ये शब्द मेरे हैं, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। यदि आप जिसको विजय दिवस करके सेलिब्रेट करते हो ना, वो 1971 में जब मुक्ति वाहिनी जीती, यहां पर से पाकिस्तान, उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी चले गए, हमारे बंगालियों के पास ये प्रांत, ये देश आ गया। उस समय भी 1 करोड़ हिंदू भारत में जाकर शरणार्थी हुए थे। क्या आप जानते हो? कहते आप बनाते हो, इतने पाकिस्तानियों ने आपके सामने सरेंडर कर लिया गया था। कहते 1 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान चले गए थे, शरणार्थी हो गए थे, लुट पिट के चले गए थे। कहते 1988 में फिर जो बांग्लादेश इस्लामिक राज्य घोषित हो गया, इस्लामिक राज्य, तब हमारे साथ ये सब हुआ। 1992 कहते एक आपके आबादी ढांचा टूटा था, हमारे यहां कत्लेआम मच गया, हमारे ढकेश्वरी मंदिर को तोड़ दिया गया। कहते एक आपके वहां ढांचा टूटा था, कहते यहां कितने ही मंदिर तोड़ दिए। कहते वो तस्लीमा नसरीन लज्जा, लज्जा क्या है उपन्यास, 100-150 पेज का उपन्यास है। कहते दीदी पढ़ो। कहते लज्जा में उसने यही लिखा है कि एक हिंदू की क्या कहानी है, और खासकर जब बाबरी ढांचा टूटा तो उस हिंदू के ऊपर क्या बीती, यही तो लिखा था। उसको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, हैदराबाद गई, उस पर अटैक हुए, यहां पर रेडिकल्स ने अटैक किया, अब मारी मारी फिर रही है। एक किताब तो लिखी थी और सच्ची घटनाओं पे आधारित लिखी थी उसने। वो बोल रही थी, मैं सुन रही थी। तो उसने कहा दीदी कुछ ठीक नहीं है। उसने कहा मोनिका जी कुछ ठीक नहीं होगा। तभी उसके जो लड़की के फादर थे उन्होंने फोन ले लिया। उन्होंने कहा यहाँ के कानूनों ने हिंदुओं की, बुद्धिस्ट की, क्रिश्चियंस की कमर तोड़ दी है। फिर यहाँ ऐसे ऐसे कानून ले आए हैं, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, कि सरकार किसी भी संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है। हमारी संपत्तियां चली जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सरकार 1951 में लेके आई है ईस्ट बंगाल इवैक्यूज एक्ट, कि पार्टीशन के समय में जो ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर हिंदू भारत आ गया था, उन सबकी संपत्ति कब्जे में कर लेती है। हमें कहती है तुम भी छोड़कर चले गए थे, हमारी संपत्ति भी ले लेती है। उसके बाद 1964 में आया डिस्टर्ब्ड पर्संस रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस, कि जो भी हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल परचेज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी 0 कर दी है इन्होंने। कहते हैं आप कानून देख लो, आप संविधान देख लो, आप इकोनॉमी देख लो, आप आइडियोलॉजी देख लो, पॉलिटिक्स देख लो, हम लगातार हाशिए पर आते जा रहे हैं। उसका भाई आया मेरे सामने फोन पर। उसके भाई ने कहा, जो ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र था, उसने कहा दीदी हिंदू लाइव्स डोंट मैटर। उसने कहा कि 1947 में हम 30% थे, किसी ने पूछा 2024 में 8% से कम कैसे रह गए हैं, और आगे लगभग 1 साल 1.5 साल में कितने रहेंगे हमें खुद ही नहीं पता। आप किसका इंटरव्यू लेंगे, शायद वो भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कितने थे, खत्म हो गए।
अफगानिस्तान में कितने थे, खत्म हो गए। आज बांग्लादेश में 7.9% के आसपास बच्चे हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। कहते हैं और जितनी ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर कंसर्न्ड अबाउट ग्लोबल मेजॉरिटीज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। Nobody cares for the largest global minority, that is Hindus. We are not majority, उसने कहा। कहते we are the largest global minority, कि दुनिया भर में हम माइनॉरिटी हैं। नहीं होते तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने थे और कितने रह गए। कहते हम पे कितने अत्याचार होते हैं, कोई बोलता ही नहीं है। बिकॉज दे आर कंसर्न अबाउट, एक अखलाक मारा जाता है, पूरी दुनिया में भारत इंटॉलरेंट हो जाता है। नहीं मरना चाहिए किसी को, हिंसा बुरी है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वालिटी, फ्रीडम, डिग्निटी होनी चाहिए। एक व्यक्ति कहीं मरता है, दुनिया भर के लोग खड़े हो जाते हैं उसके लिए, और नरेटिव आ जाता है इस्लामोफोबिया का। ये वो ढाका का हिस्ट्री ऑनर्स का छात्र बोल रहा है। उसने कहा कि एक किसी चर्च पर किसी ने अटैक कर दिया, कोई चोर घुस गया, क्रिश्चियन परसिक्यूशन, अटैक ऑन क्रिश्चियन चर्चेस। ये पूरा नरेटिव बन जाता है ग्लोबल मेजॉरिटी के लिए, जिनके पास 160 देश हैं, मुस्लिम्स के पास लगभग 60 देश हैं। कहते हमारे लिए कोई नहीं बोलता। कहते हमारी पार्टीशन में 1947 में 50 लाख से ऊपर ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, लोग खत्म हो गए, कोई नहीं बोला। कहते कितनी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज बनी है, ये वो मुझसे पूछ रहा था। कहते ज्यूस, 60 लाख ज्यूस का परसिक्यूशन हुई है, 1000 से ज्यादा हॉलीवुड की मूवीज हैं, टॉप मोस्ट एक्टर्स उसमें आए हैं, वो इसको भूलने नहीं देते। ज्यू दुनिया भर में कहीं भी कोई ज्यू है, वो इसको भूलता नहीं है कि मेरे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है। उसने कहा दीदी हम जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब में लिखा था, दोज हु कंट्रोल द पास्ट कंट्रोल द प्रेजेंट कंट्रोल द फ्यूचर। कहते वो अपने पास्ट को बताते हैं अपनी आने वाली जनरेशंस को, हमारे साथ ये हुआ था, भूलना नहीं है। उनकी जनरेशन आज कहती है कि जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ था वो हम आज नहीं होने देंगे, और अपने बच्चों को कहती है कि जो उनके साथ हुआ था हमने वो आज नहीं होने दिया, तुम वो कल नहीं होने देना। तो हमारे बारे में बच्चे कहते हैं डोंट टॉक अबाउट हॉरर्स ऑफ पार्टीशन, मत बात करो, कम्युनल है। कहते हमें हमारी हिस्ट्री बताई नहीं जाती, हम है कौन। कहते वहां बताया जाता है। कहते दीदी आज किसी मस्जिद से देख लो, वहां पर कहते जमात के लोग जा जाकर क्या बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, 1000 साल तक हमने इस पूरे एरिया में राज किया है, फिर से राज करने की बारी है। ये वो ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बोल रहा है, जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जब दोबारा मेरी अभी बात हुई है लगभग 3 दिन पहले, उसे कहा दादी वहां यूनिवर्सिटी के मेन गेट के आगे उन्होंने भारत का तिरंगा बिछा दिया है, जो आएगा उस पर पैर रख कर आगे जाएगा। मैं सुन रही थी, मैं आगे बढ़ रही थी कि बाकी लोगों से मुझे बात करनी है, और आगे जब बात की मैंने तो मुझे एक प्रोफेसर साहब से बात हुई, और ये बात हुई मेरी अभी पीछे, कि बीच में लगभग 2 महीने बात नहीं हुई, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा था, वो सुर्खियों से गायब हो गया था, वो लास्ट पेजेस पर आ गया था। फिर चिन्मय कृष्ण दास अरेस्ट हो जाते हैं, फिर से न्यूज में आ जाता है, फिर से हिंदू इकट्ठा हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया का बात करने लगता, इकट्ठा होता है बात करने के लिए। तो 25 नवंबर 2024 को चिन्मय कृष्ण दास, जो इस्कॉन के बांग्लादेश के एक फॉर्मर मेंबर रहे हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं। वो बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की थी 25 अक्टूबर 2024 को लाल दीघी मैदान में चिटागोंग में, जिसमें हजारों हिंदू आए थे। उन्होंने वहां पर कुछ पॉइंट्स बताए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया था हिंदूज का, जिसमें 8 पॉइंट थे, और जो मेन पॉइंट्स उसमें थे वो ये थे
कि एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए, जहां हम अपने केसेस फाइल कर सके, हमारा रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, कॉम्पनसेशन होना चाहिए, जब दुर्गा पूजा होती है 5 छुट्टी होनी चाहिए, हमें इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, हमें राइट टू लिव विद डिग्निटी मिलनी चाहिए। ये सब उन्होंने राइट्स दिए थे। अभी 1 महीने बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया 25 नवंबर 2024 को। किस लिए? कि चिट्टागोंग रैली में आपने भगवा ध्वज इस्कॉन का ऊपर लगाया था और बांग्लादेश का ध्वज नीचे लगाया था। आपने डिसरिस्पेक्ट की, अपमान किया उस ध्वज का, इसलिए आप पे राष्ट्रद्रोह, आप पे सेडिशन का चार्ज लगता है। सेडिशन का चार्ज उन पर लग गया, उनको जेल हो गई। वहां बार एसोसिएशंस ने और एडवोकेट्स ने अनाउंस किया इनको कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा कोर्ट्स के अंदर। वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। रिप्रेजेंट किया, कोई इनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जो करेगा उसको मारेंगे। किसने? रमन रॉय, हिंदू लॉयर अपीयर हुए उनके लिए, जिन पर ब्रूटली अटैक किया गया, आईसीयू में पड़े हुए हैं। लॉयर अपीयर नहीं हुआ 3 दिसंबर को। अगली डेट लग गई है 1 महीने के बाद 2 जनवरी 2025। पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे जेल के अंदर, पता नहीं कौन सी यातनाएं मिल रही होंगी। और कहा क्या था उन्होंने? सिर्फ यही कहा था हिंदू लाइव्स मैटर, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था कि हमें भी जीने का हक चाहिए, यही तो बोला था। मैंने उसके बाद अभी जो नेक्स्ट इंटरव्यू किया संडे को किया था 6 to 8 2 घंटे में। एक और प्रोफेसर थे और उन्होंने मुझे कहा, मैडम जजिया लग चुका है। ईच एंड एवरी हिंदू इज बीइंग आस्क्ड, यू आर अ हिंदू, 1 लाख टका दो, 2 लाख टका दो, जिसकी जितनी हैसियत है दो, दैट इज प्रोटेक्शन मनी। आपने बचे रहना है, जिंदा रहना है बांग्लादेश में, हमें जजिया दो, नहीं तो गेट कन्वर्टेड। उन्होंने 2 बातें कही जो मैं आपके सामने बोल रही हूं, आप वेरीफाई कर पाएंगे। सर बैठे हैं, आप लोग सब बड़े बैठे हैं। जो उन्होंने मुझे कही मैं एज इट इज बोल रही हूं। उन्होंने कहा, दीदी जमात अब ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड थी, जिसके लोग जेलों में थे, उनको बाहर छोड़ दिया गया है, आतंकवादियों को छोड़ दिया गया है। ये मीडिया में आया है, पर शायद ये मीडिया में कम आया है, आया तो है, कम आया है। कहते हैं शिप्स आर्म्स के साथ बंदरगाहों पे उतर रहे हैं पाकिस्तान से, उसमें आर्म्स हैं। वो आर्म्स कहते हैं उर्दू बोलने वाले, कुछ पंजाबी लगने वाले, कुछ हिंदी बोलने वाले, जो बंगाली नहीं है, ऐसे कुछ ऑफिसर साथ आते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के हो सकते हैं, लोकल देख रहे थे, हम उस एरिया में चांस की बातें इंटरव्यू कर रहे थे। कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी के लोग लगते हैं, प्लेन कपड़ों में होते हैं, पर पंजाबी बोलते हैं, बंगाली नहीं है वो। कहते हैं वो आते हैं यहाँ पर लोकल गांव में, जो इनकी जमात की कमेटियां हैं, उनको आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। दीदी कुछ बड़ा होने वाला है। कहते दीदी यहाँ 11 बजे सुबह और रात को सूरज ढलने के बाद जो 15 से 35 साल के बच्चों को रिक्रूट किया गया है, उनकी ट्रेनिंग होती है। कहते कुछ, मैं समाप्त कर रहा हूं, इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। कहता है ऐसा भी ये लोग बोलते हैं कि भारत पर हमले की तैयारी, ऐसा भी ये लोग बोलते हैं मुर्शिदाबाद हमारा होगा, ऐसा भी ये लोग बोलते हैं कि हो सकता है हिंदुओं पर अटैक। कहते हैं हमें तो ये भेड़ बकरी मानते हैं ना, अब तो मानना ही छोड़ दिया है हमने। कहते हैं हो सकता है हिंदुओं पर अटैक होगा, बड़े स्केल पर जब बॉर्डर खुलेगा तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में आएगी, तो मुर्शिदाबाद और आसपास के सब एरियाओं को वो एक्सप्लोड करेंगे, और एक लार्जर बांग्लादेश की तैयारी है। कहते भारत पर हमला होने वाला है, वो बॉर्डर से होगा या अदरवाइज होगा, वो देखने की बात है। और मैंने उससे लास्ट में कहा, उसी प्रोफेसर से, मैंने कहा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे आने वाला है, कुछ कहना चाहोगे आप? अगर पूरे भारत में हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, कुछ कहना चाहोगे? कहते थे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर्स यहाँ आते हैं। मोहम्मद यूनुस जो पीस प्राइज, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जो इंटरिम गवर्नमेंट का एडवाइजर है,
कहते इंटरिम गवर्नमेंट तो है नहीं, ये एडवाइजर किस चीज का है यही नहीं पता हमें। कहते उसके आने के बाद डिक्टेटरशिप आ जाती है, बोलने पे पाबंदी लग जाती है, जेनोसाइड शुरू हो जाता है और ये लोग आकर उसके साथ चाय पीकर और वापस चले जाते हैं। किस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो? तो हमारा ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो कहता है कि सबको राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, डिग्निटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कहाँ है दीदी? कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं कि एवरीबॉडी इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कहाँ हो रहा है? जैसे सर ने कहा ना, माइट इज राइट, करना होगा। और वहां यूरोपियन कंट्रीज बैठकर रिजीम चेंज का मजा ले रही हैं। जो सीरिया में किया है, जो लीबिया में किया है, जो लेबनान में किया है, जो इराक में किया है लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, वही बांग्लादेश में हुआ है। सिंपल स्ट्रेटजी है। अमेरिका को वियतनाम की तरह या अफगानिस्तान की तरह अपने ट्रूप्स वहां नहीं भेजने, सोशल मीडिया यूज करना है, किसी भी एक लॉ को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर देनी है, जबरदस्त पॉइजन भरना है स्टूडेंट्स और बाकी लोगों के दिमाग में। उनको लगेगा बस सत्ता चेंज करनी है, सत्ता को अंडर वो करना है, डिस्क्रेडिट कर देना है। ये तो डिक्टेटर हैं, ये तो लीगली इलेक्टेड नहीं हुए, इनकी ईवीएम्स खराब हैं, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, अनडेमोक्रेटिक है। ये सब कर देना है, इतना पॉइजनस एटमॉस्फेयर कर देना है कि लोग रिवोल्ट के लिए खड़े हो जाएं। वेपनाइज कर दो मासेस को, रिवोल्ट हो गया, तख्ता पलट हो गया, अमेरिका अपने घर बैठा हुआ है, बांग्लादेश खत्म हो गया। मैं सोच रही थी हिंदुस्तान में भी तो यही हो रहा है। किसान आंदोलन, सीए, इलेक्शंस में डिक्टेटरशिप, अनडेमोक्रेटिक, यही तो सब हो रहा है। तो कैन वी ऑल्सो बी गिनी पिग्स ऑफ दिस लार्जर अमेरिकन वेस्टर्न डिजाइन? आंसर इज नो। हम वो लोग हैं जो 1000 साल के बाद भी आज हैं, कम हुए हैं पर आज हैं, इसलिए आज यहां पर बैठे हैं। तो आखिर में यही बात कहके अपनी बात समाप्त करूंगी। जब बोला जाता ना एक है तो सेफ है, मुझे लगता है इट अंडरलाइंस what the global minority Hindus should believe in. Attack on Hindu anywhere is an attack on Hindu everywhere. तो अगर बांग्लादेश में कुछ होता है तो एक है तो सेफ है, पूरी दुनिया के हिंदुओं को बोलना चाहिए कि हम किसी पर अटैक नहीं करते, कोई हमारे भाई पर अटैक करेगा हम बोलेंगे। इतने सीईओज हमारे हैं, इतने पॉलिटिशियंस हमारे हैं, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं, दुनिया भर के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स हमारे हैं, दे हैव टू स्पीक। एक है तो सेफ है। और दूसरी बात, बांग्लादेश एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। आप लोगों ने और हमारे लोगों के पूर्वजों ने ये तो बाबर और औरंगजेब के समय से देखा है। एग्जैक्टली वही हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। हमारे पूर्वजों ने सहा, लड़ा और जीते, हम भी आज जीतेंगे। बिकॉज एब्सेंस ऑफ पीस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू पीस एवरीवेयर। तो यही बात कहके मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि मुश्किल समय है, जैसा सर ने कहा, हिंदुस्तान बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश में ही कई सारे राज्य, कई सारे देश समा जाएं, इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सरकार जो करेगी करेगी, हम एज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हम अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। एज प्रेशर ग्रुप्स हम लोग सरकार को बोल सकते हैं, एज प्रेशर ग्रुप्स हम दुनिया में अपने लोगों को जो हमारा डायस्पोरा है उनको बोल सकते हैं। 4 लोग हो, 40 लोग हो, खड़े हो एम्बेसी पे जाके वहां पर खड़े हो जाओ से हिंदू लाइव्स मैटर। सफल होंगे असफल होंगे, जिंदा रहेंगे। इट्स एन इशू ऑफ एग्जिस्टेंस, क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो असफलता एक चुनौती है, हम स्वीकार कर रहे हैं। पर आज बांग्लादेश का वो हिंदू बोल रहा है कि मैं तो देवत्व में विश्वास करता हूं कि मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, सब में उसी ईश्वर का वास है, सभी रास्ते उस ईश्वर के पास जाते हैं। मैंने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, तो मुझे समाप्त क्यों कर रहे हो? कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी मैंने। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हम रहेंगे तो दुनिया शांति की ओर जाएगी, दुनिया पीसफुल रहेगी। तो दुनिया के लिए हमें जिंदा रहना है, स्ट्रांग होना है और आसपास शांति फैलानी है। धन्यवाद।